हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। जैसे पिछले 4 लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो पिछले क्लास में जहां से छोड़े थे आप लोग को, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, कहाँ कहाँ बात किए थे बताइए। पेन थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं ई वाला, और एक करा को कर देते हैं ये वाला। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हेनरीज लॉ। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए हम लोग क्या देखे थे, हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ देखे थे हम लोग? हेनरीज लॉ। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अरे भाई आगे बढ़ जाओ यार, कहाँ हो गया। हाँ, हम लोग देखे थे हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ था सर? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में हम लोग पढ़े थे कि सर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो टी बराबर ये साइन हटेगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया था के एच इंटू का मोल फ्रैक्शन। क्या ये हम लोग फॉर्मूला देखे थे? देखे थे, ऑफ कोर्स देखे हैं आप लोग। तो ये था हेनरीज लॉ। फिर हेनरीज लॉ में ही हम लोग आगे बात किए थे कि अगर इसका मतलब के एच का यूनिट क्या होगा, तो के एच का वही यूनिट होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट ही नहीं है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ का हम लोग चर्चा किए थे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। ये था हेनरीज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, कहां तक जो है ये एप्लीकेबल है, तो हम लोग इसका लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा दें। तो यहां से नया टॉपिक है आप लोग का, लिखिएगा आप लोग कौनची। तो ये हेडिंग दे दीजिए। दिख रहा है ना ये कलर आप लोग को? हाँ दिख रहा है। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ मतलब भाई हेनरीज लॉ का क्या लिमिटेशन है, मतलब किसके बियॉन्ड ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला है प्रेशर इज नॉट टू हाई। प्रेशर इज नॉट टू हाई मतलब हेनरीज लॉ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर जो है एकदम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर अगर रहेगा तो हेनरीज लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेशर इज नॉट टू हाई। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा फैक्टर टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर इज नॉट टू लो। एकदम से कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सॉल्यूशन के अंदर जो गैस का मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो तीसरा, देयर इज नो डिसोसिएशन, देयर इज नो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कोई अच्छा, देयर इज नो डिसोसिएशन ऑफ gaseous molecule, gaseous molecules in solution। मतलब गैस का मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो गया तो फिर हेनरीज का जो नियम है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 3 फैक्टर है, और भी फैक्टर है, हालांकि मोस्टली आपको 3 याद रखना है कि अगर पूछे जाएगा कि बताइए हेनरीज लॉ का लिमिटेशन क्या है, तो पहला प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर एकदम से कम नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो गैस का मॉलिक्यूल डिजोल्व है सॉल्वेंट में, लिक्विड में, तो वहां पे गैस के मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, गैस का मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो गया तो फिर हेनरीज लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको बढ़िया से लिख लीजिए। 2 मार्क्स में ये पूछा भी है, 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में ये पूछा भी है, ये 2 मार्क्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिए बढ़िया से। हम हट जाते हैं। ठीक है, लिखिए। लिखने का मतलब क्या है? वीडियो रोक दीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हालांकि एक एप्लीकेशन हम लोग देखे थे कि जो एक्वेटिक एनिमल है
ये ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है कोल्ड वाटर में इन कंपेरिजन टू हॉट वाटर, क्योंकि हॉट वाटर में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए जो है वार्म वाटर में, अगर पानी वार्म है तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल है, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो मतलब सरवाइव करने में उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गैस का सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, ऑक्सीजन का कम हो गया। लेकिन अगर कोल्ड वाटर है तो गैस सॉल्युबल है, इसलिए जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है कोल्ड वाटर में इन कंपेरिजन टू हॉट वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रेशर। अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, इसका भी बात किए थे कि जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है उसमें प्रेशर ज्यादा डाल करके जो उसके अंदर गैस है उसको डिजोल्व किया हो रहता है, क्योंकि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग एप्लीकेशन एक दो और देख लेते हैं हेनरिच लॉ का। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो लिखिए, आपको समझाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे एट हायर एल्टीट्यूड्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अगर आप लोग माउंटेन पे जाते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाते हैं, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर, जैसे ऊंचाई बढ़ा तो पार्शियल प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन का कम हो जाता है ग्राउंड लेवल के कंपेरिजन में। इसके वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू, जिसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है ब्लड में, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो व्यक्ति, जैसे आप लोग भी कभी अगर पहाड़ पे चढ़े होइएगा तो एक्सपीरियंस करे होइएगा कि एकदम फास्ट सांस लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर कम हो गया और हमारे ब्लड में और टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, अचानक से चक्कर आएगा, वॉमिटिंग जैसा फील हो जाएगा, है ना, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कि मौन घूम गया, तो ऐसा लगेगा कि मौन घूम गया है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन, अरे भाई कौन सी लिखा गया, ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज एनोक्सिया। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग जैसे ऊपर चलते हैं, पहाड़ पे चलते हैं, ऊपर क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाइट के थ्रू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है ग्राउंड के कंपेरिजन में, जिसके वजह से क्या होता है, हमको एकदम तेजी से सांस लेना पड़ता है ऑक्सीजन का पूर्ति करने के लिए, और हो भी नहीं पाता है। तो कभी कभी जब आप पहाड़ पे चढ़िएगा, थोड़ा ही ऊंचाई पे जाइएगा तो एकदम हकम जाइएगा, है ना, एकदम लगेगा कि बॉडी एकदम से टाइट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है। और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपके टिश्यू में अवेलेबल है वो ब्रेक नहीं हो रहा, और ब्रेक नहीं हो रहा था जिसकी वजह से आपको एनर्जी नहीं मिल रहा और आप थकान फील करते हैं, लैक्टिक एसिड बनने लगता है धीरे धीरे। तो तन को ऊपर चढ़िएगा ना तो ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहा है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं हम एनोक्सिया। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन से हेनरी लॉ का। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, आप लोग नाम सुने होइएगा स्क्यूबा डाइवर्स का। एक कंडीशन होता है, पहले इसको बता देते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स में एक कंडीशन आता था जिसको हम लोग बोलते थे, अरे भाई कौन सी हो रहा है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते थे बैंड्स। क्या बोलते थे, बैंड्स। तो स्क्यूबा डाइवर्स सफर फ्रॉम कौन सी लिखा गया, पेनफुल इफेक्ट्स
पेनफुल इफेक्ट्स when they come towards surface। स्क्यूबा डाइवर्स जो गोताखोर जो होता है वो पानी में रहता था, तो पानी में क्या है, प्रेशर ज्यादा रहने से जो वो टैंक लेके जाते थे, जो गैस का मास्क लेके जाते थे, तो जब वो गैस बॉडी के अंदर जाता था तो ज्यादा सॉल्युबल होता था। अच्छा, स्क्यूबा डाइवर्स जो टैंक लेके जाता था तो उसमें मेनली भरा हुआ रहता था ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। कौन सा गैस का मिक्सचर होता था? ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होता था। लेकिन इससे होता क्या था कि पानी के अंदर तो ये दोनों गैस एकदम से सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही अर्थ सरफेस पे आता था नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी जो है कम हो जाता था, जिसके वजह से जो स्क्यूबा डाइवर्स है उसके आर्टरी और वेन रप्चर कर रहा था, फट रहा था, और जिसके वजह से डेथ भी हो गया कई लोगों का। ठीक है, तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बेंड्स। तो बेंड्स होता क्यों है कि जैसे ही पानी के अंदर गया तो पानी के अंदर क्या प्रेशर ज्यादा है, और वो जो सिलेंडर लेके जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस मिक्स है, जो ज्यादा सॉल्युबल है प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। लेकिन जब वो फिर अर्थ सरफेस पे आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो सॉल्युबल रहेगा लेकिन नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, बबल्स बनने लगता है, जो आर्टरी और वेन में बबल्स बनता है और पेनफुल इसका इफेक्ट होता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैंड्स। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड्स। अब इसके इफेक्ट को कम करने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अलावे इसमें हीलियम गैस को भी मिक्स किया गया। ठीक है, चलिए तो इसको भी लिख देते हैं। द टैंक used by scuba divers, the tank used by scuba divers filled with, बड़ा हुआ होता है, filled with इसमें 3 गैस होता है, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम लोग बात करेंगे कि सर हीलियम कितना होता है ये भी बता दें, तो ये भी बता देते हैं कि सर हीलियम कितना होता है। हीलियम होता है 11.7% के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन होता है 56.2%। नाइट्रोजन कितना होता है? 56.2%। और ऑक्सीजन होता है 32.1% के आसपास। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, और आपको मजा आया होगा और आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हेनरीज लॉ वाला खत्म हो गया, मतलब सॉल्युबिलिटी वाला जो टॉपिक था यहाँ पे हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं आपको ऑब्जेक्टिव, देखते हैं कि आप सोच पाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन ये है, हाँ, हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, हेनरीज लॉ जो है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको, एकदम बढ़िया ऑप्शन देंगे। चलिए, ये 4 ऑप्शन दिया है और हमसे पूछ रहा है कि जो हेनरीज लॉ है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको आप बताइए कि हेनरीज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हेनरीज लॉ में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हेनरीज लॉ उसके लिए वैलिड नहीं होगा जो गैस डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। ये एक्वस सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है डिसोसिएट नहीं होता है, हीलियम डिसोसिएट नहीं होता है, जेनॉन डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन HCl को अगर हम लोग रखते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का बात हो रहा है यहाँ पे सबके साथ, जैसे इसको पानी में रखते हैं तो ये जो है H+ में और Cl- में ब्रेक हो जाता है। लेकिन हेनरीज लॉ क्या कहता है कि अगर ब्रेक हो गया तो उसमें हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? डी। चलिए, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वेपर प्रेशर। लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं कि आपको एगो क्वेश्चन करा दे बढ़िया सा, ताकि आपको थोड़ा सा तो मजा आ जाए। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन करवा दें? क्वेश्चन करवा दें? चलिए क्वेश्चन करवाइए दिया जाए, एगो दो करवा देते तो मजा आ जाता है। लेकिन चलिए वेपर प्रेशर पढ़ा के करते हैं।
एगो क्वेश्चन करा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव और है, करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ, ऑप्शन है वॉल्यूम, बी है टेम्परेचर, ऑप्शन सी है प्रेशर और ऑप्शन डी है नन। हमसे पूछ रहा है कि जो हेनरीज कांस्टेंट है इसका जो यूनिट है ये किसके बराबर है। लिखा है ना, यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट मतलब KH का जो यूनिट है इज सेम एज दैट ऑफ, किसके सेम है, वॉल्यूम के बराबर है, टेम्परेचर के बराबर है, प्रेशर के बराबर है या किसी के बराबर नहीं। अब बताइए, हम लोग पढ़े हैं कि सर P बराबर होता है KH इंटू का काई इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन। अच्छा अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले कि मोल फ्रैक्शन कैसा है, मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिटलेस है। मोल फ्रैक्शन कैसा क्वांटिटी है, यूनिटलेस है। अब बताइए अगर ये यूनिटलेस है तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का यूनिट होगा। प्रेशर का यूनिट अगर एटीएम है तो KH का भी यूनिट क्या होगा, एटीएम होगा। तो यही क्वेश्चन हमसे किया है, यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो दूसरा का ऑप्शन हो गया सी कि हमारा आंसर क्या आएगा, प्रेशर। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन करा दिए आप लोगों को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, चलिए बार बार मिटाने वाला खोजते हैं भाई, तो मिटाने वाला नहीं है। चलिए तो हम लोग का टॉपिक क्या है कि सर वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर एकदम बढ़िया से देखिएगा, आप लोग को मजा आ जाएगा, समझ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। चलिए बढ़िया से देखिएगा, ये हम लोग लेते हैं क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है मेजर करते हैं जब ये कंटेनर बंद रहेगा तब। तो इसको कर देते हैं बंद, ऐसे मतलब समझ लेना बंद है। कैसा कंटेनर है ये, क्लोज्ड कंटेनर। कैसा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर। तो वेपर प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं कब, क्लोज कंटेनर में। ये भी बात आपको याद रखना है कि वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है जब कंटेनर क्लोज होता है तब। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लेते हैं एक सॉल्यूशन, क्या लेते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, विलियन, सॉल्यूशन मतलब क्या, विलियन। अब यहां से क्या आ रहा है, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये बॉइल्ड होगा और क्या करेगा, वेपर बनाएगा, भाप बनाएगा। भाई वेपर मतलब कौन सी, भाप, गैस। अब ये गैस जो है, अब ये गैस जो है यहाँ पे वेपर का पार्टिकल जमा होगा। भाई कभी जो है ना तुम लोग चावल नहीं बनाया है, हाँ बनाया भाई, तुम लोग तो बनाया हो, बहुत होनहार बच्चे हो, बनाया हो। तो जब हम लोग जैसे मम्मी को देखा होगा जब चावल बनाते हैं तो ऐसे कवर करके रखते हैं, तो यहाँ एकदम पानी पानी लग जाता है ना, क्योंकि वो वेपर जो है फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम लोग इसको हीट करेंगे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ से हीट देंगे ये बॉइल्ड होगा और वेपर बनेगा, और वेपर जो है इस कंटेनर का जो दीवार है यहाँ पे लगेगा। अब इस पे जो लग रहा है, इस वेपर का प्रेशर, इस वेपर का प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे, इस लिक्विड के सरफेस पे कितना है, इस वेपर का प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे कितना है, इस लिक्विड के सरफेस पे कितना है, यही है वेपर प्रेशर। मतलब लिक्विड जो वेपर बनाया और लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, प्रेशर, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेपर, वेपर का प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर एकदम सिंपल है, कोई भी लिक्विड है इसको हीट करेंगे, भाप बनाएगा, और उस भाप का ये जो लिक्विड वाला होगा इस पर कितना प्रेशर है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर। ठीक, तो इसका डिफिनेशन एकदम सिंपल है, ये समझ गए आपकी वेपर प्रेशर क्या होता है। अब बढ़िया से देखिए, अब इसका डिफिनेशन भी बढ़िया से आपको लिख लेना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर exerted by प्रेशर exert कौन कर रहा है? द प्रेशर exerted by वेपर, द प्रेशर exerted by वेपर, कहां पे? लिक्विड के सरफेस पे। द प्रेशर exerted by वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज, या सीधे लिख देते हैं, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर जो है ये हम लोग मेजर करते हैं क्लोज कंटेनर में, आपको बता ही दिया, तो ये भी लिख देते हैं। वेपर प्रेशर इज मेजर्ड इन, मेजर्ड मतलब नापना, मेजर्ड इन क्लोज्ड कंटेनर, मेजर्ड इन क्लोज्ड कंटेनर, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेजर करते हैं। कब मेजर करते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसलिए जितना लिक्विड वेपर बनाएगा, फिर से अगर ये कंटेनर क्लोज होगा तो वही वेपर जो है फिर से लिक्विड बना देगा। तो बताइए, एक बात बताइए आप लोग, लिक्विड जो है वेपर बनाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। लिक्विड अगर गैस बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और फिर गैस से अगर लिक्विड बनता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ध्यान से सुनिए, अगर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और जब गैस से लिक्विड बन जाएगा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जब वेपर प्रेशर का हम लोग बात करते हैं तो जितना लिक्विड गैस में बदलता है वही फिर गैस से किस में बदल जाता है? लिक्विड। तो यहाँ पे एक बात हम लोग और लिख सकते हैं कि अगर सर हम लोग इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन, rate of evaporation is equal to rate of condensation, ठीक है। अब इसको बढ़िया से लिख लीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मजा आ गया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। भाई एक चीज रहता है आप लोग से शिकायत कि कोई चीज अगर समझ में आ जाती है ना उसको कमेंट करिए, कोई चीज नहीं भी आता समझ में तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, यहाँ सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको बढ़िया समझे, और बढ़िया से समझे, और बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका फीडबैक जो आना बहुत जरूरी है ना, फीडबैक के आना जो है बहुत जरूरी है। तो फीडबैक दीजिए, मजा आएगा हमको भी और आपको भी साथ, ठीक है। लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या है, क्योंकि सर किसी लिक्विड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसके कंटेनर पे जो वेपर जमा होता है उसका प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे कितना होता है, यही है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, कौन किस किस फैक्टर पे जो है वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, इस बात को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया से देखिएगा आप लोग। पहला फैक्टर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कौन पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, तो जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का। मतलब जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम है, जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब ये बात हम बोल दिए हैं लेकिन आपको समझ में नहीं है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का एकदम बच्चा वाला डेफिनेशन अगर देखे तो क्या है, इतना टेम्परेचर दे कि वो वेपर बनाने लगे, बॉइल होने लगे, यही है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है
100 डिग्री सेल्सियस, आप लोग भी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको मतलब हम लोग देंगे वाटर को तो बॉयल करेगा और वेपर बना देगा, ठीक है। और मान लेते हैं जो इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस, आपने मन से मान लिया कि कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब बताइए वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे तब जाके बॉयल होगा, तब वेपर बनाएगा, ठीक है। और इसको 80 डिग्री देंगे तो बना देगा वेपर। तो बताइए इससे हुआ ना कि सर अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब क्या है, कम में टेम्परेचर देंगे और बॉयल होकर वेपर बना देगा। बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब क्या है कि सर कम में टेम्परेचर देंगे, उबालने लगेगा, वेपर बना देगा। तो इसका मतलब वेपर बना देगा कौन जल्दी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका भी कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट जिसका भी कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बात को तो आप भी समझ गए होंगे। अब बताइए वाटर का वेपर बनने के लिए कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे और इथाइल एल्कोहल को 80 डिग्री सेल्सियस पे बना दे रहा है। तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तभी वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रहेगा इतना बात, चलिए याद रहेगा, आई होप कि याद रहेगा आपको, याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये पहला फैक्टर हम लोग देख लिए कि सर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। और कौन सा बात है सर, ये और भी बताइए, और भी कोई बात है क्या? हाँ भाई और भी बात है, चलिए कौन सा बात है सर, तो बताते हैं आपको। दूसरा जो आपका फैक्टर है दूसरा जो आपका फैक्टर है ये है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। या इसको नेक्स्ट पेज में बताते हैं, ठीक है, बढ़िया से बताएंगे, थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन करके। चलिए नेक्स्ट जो अरे भाई नेक्स्ट जो फैक्टर है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बताइए किसी सॉल्यूशन के अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम ज्यादा है, तो क्या मॉलिक्यूल ब्रेक होगा हीट देने पे? क्योंकि भाई बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, मॉलिक्यूल आपस में ब्रेक होगा, हीट करना है, फिर जाके वेपर बनाएगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या है, टूटेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो फिर वो मॉलिक्यूल ब्रेक ही नहीं होगा, तो वेपर जल्दी नहीं बनेगा। इसलिए वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के भी, ठीक है। तो दूसरा बात क्या है कि सर वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा रहेगा वेपर प्रेशर जो है बहुत कम बनेगा। वेपरे कम बनेगा तो वेपर का प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों को समझ गया। दूसरा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे भी डिपेंड करता है और वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं कि सर तीसरा फैक्टर क्या है। तो तीसरा फैक्टर जो है ना दोस्त टेम्परेचर है। तीसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर आपका क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे, बताइए इसका अभी हम लोग बात किए थे कि जो वाटर है कहाँ गया, हाँ पानी है, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। अब इससे ज्यादा एकदम और जल्दी हीट करेंगे तो क्या करेंगे, वेपर भी एकदम फास्ट में बनेगा, भाप भी और ज्यादा बनेगा, प्रेशर इसका और ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि वेपरो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर का, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि सर वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सर वेपर प्रेशर पक्का बढ़ेगा, एकदम 110% बढ़ेगा, ठीक है, बढ़वे करेगा, जाएगा कहां, बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया, तीन फैक्टर पे हम लोग बात कर लिए जिसपे आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। अब तीनों फैक्टर को आप आंख बंद करके याद कर सकते हैं। सर पहला फैक्टर क्या बताए हैं, पहला फैक्टर हम लोग देखे हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा हम लोग पढ़े जो वेपर प्रेशर होता है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा हम लोग पढ़े कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद नहीं रहेगा भाई, एकदम नॉर्मल सा बात है, याद हो जाएगा। चलिए अब वेपर प्रेशर का झमेला खत्म हो गया।
नेक्स्ट दो वर्ड है जो आपको समझना है। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को नहीं समझते हैं क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ में ये वर्ड आएगा, तो इसको हमको समझना है बढ़िया से, हमको मतलब आप लोग को भी समझना है, ठीक है। हम तो समझते ही है, समझाना है आप लोगों को। चलिए मिटा दे इसको, मिटा दे मतलब हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दो वर्ड आपको याद रखना है, एनपी में ही लिख देते हैं। एक वर्ड है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल जैसे हमसे बोला कि कोई भी मतलब सब्सटेंस है वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या है? वैसा जो इजीली लिक्विड मतलब जो वेपर आसानी से बना दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलाटाइल। विच फॉर्म, अरे भाई, विच फॉर्म वेपर, वेपर इजली, जो आसानी से वेपर बना देगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वोलाटाइल। और एक होता है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो वेपर में वेपर बना देगा आसानी से, नॉन वोलाटाइल। विच नॉट फॉर्म वेपर, वेपर इजली, जो वेपर नहीं बना पाएगा आसानी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब वैसा लिक्विड जो वेपर बना देगा आसानी से, और नॉन वोलाटाइल जो वेपर जो है आसानी से नहीं बनाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन वोलाटाइल। चलिए ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, राउट्स लॉ। तो समय देख लेते हैं, ज्यादा तो नहीं हो गया, नहीं तो राउट्स लॉ भी बता ही देंगे आपको। नहीं, टाइम है अभी भाई अपने पास, ठीक है। तो राउट्स लॉ में, राउट्स लॉ का दो केस है, दोनों को डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है, झमेला ही खत्म कर देते हैं इसका। चलिए राउट्स लॉ, भाई राउट्स लॉ में ना दो केस पढ़ेंगे हम लोग। कितना केस पढ़ना है हमको राउट्स लॉ में? दो केस पढ़ना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राउट्स लॉ में केस वन। ये वाला कलर दिखेगा क्या आप लोग? हाँ दिखेगा। केस वन, केस वन है बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसा है? वोलाटाइल है। ठीक है, ठीक है, मान लिया आपका बात, वोलाटाइल है। अब ध्यान से देखिए, यहां ले रहे हैं एक सॉल्यूशन, यहां क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन। इसमें दो कंपोनेंट हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी, ठीक है। अच्छा, बोल ही दिए हैं कि सॉलिड और सॉल्वेंट कैसा है? वोलाटाइल है, मतलब दोनों वोलाटाइल है, एक कंपोनेंट भी वोलाटाइल है और बी भी जो है इसमें मिक्स किए हैं। किसी को भी इसको हम लोग सॉल्यूट बोल देते हैं कि ये सॉल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्वेंट है। और दोनों कैसा है? वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब आसानी से वेपर बना देगा, ठीक है। तो राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल रहेगा, तब जो है राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है उसका हम लोग बात करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि सर राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ये बता दीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए। द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ any component in solution is directly proportional to its mole fraction, directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट केस में
कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन के अंदर, मान के चलिए यहाँ तो 2 कंपोनेंट है, 2 से ज्यादा भी कंपोनेंट है, तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, अब इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक ए है और एक क्या है, बी है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसी कलर से लिखेगा, इसी से चलने देते हैं। व्हाइट दिखेगा क्या आप लोग को? व्हाइट 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 देखें, चलिए व्हाइट नहीं चलेगा, वही वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। चलिए तो जैसे वेपर प्रेशर लिखना है ए का, तो ये जो लॉ दिया है अपना, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर जो है उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखिए, तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब बताइए, ये साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये क्या हो गया, पी नॉट ए कांस्टेंट आ गया इनटू का काई ए। तो क्या इसको हम लोग सर इक्वेशन 1 नहीं बोल सकते हैं? आराम से बोल सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। चलिए, सेम इसी तरीके से अगर बी का लिखना है पार्शियल वेपर प्रेशर, तो बी के मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए लिखते हैं। चलिए, दिक्कत का क्या बात है, देखिए बोले हैं कि बी का जो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, तो ये बी के मोल फ्रैक्शन के बराबर, ये साइन हटेगा तो यहाँ पे फिर से कांस्टेंट आएगा और इसका नाम है पी नॉट बी। ये क्या है इसको अभी बताएंगे भी आपको, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हो गया। तो क्या सर हम इसको इक्वेशन 2 नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बोल सकते हैं। तो ये अभी देख लिए कि पी ए क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पीवी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अच्छा बताइए, और हमसे पूछा है कि टोटल प्रेशर क्या होगा, तो भाई 2 ही कंपोनेंट है, इसके पार्शियल वेपर प्रेशर को इसके पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ देंगे, टोटल प्रेशर, या उसको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो अगर हमसे बोले कि सर टोटल प्रेशर बताइए या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बात तो बराबर हो गया ना। पीटी मतलब कौन चीज, पीटी मतलब होता है टोटल प्रेशर, या प्रेशर पीएस मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर, इसका मतलब क्या है, टोटल प्रेशर, इसका मतलब क्या है, टोटल प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा पीए प्लस में पीबी, यही है ना, पीए प्लस पीबी। अब बताइए, तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा सर, पीए का वैल्यू कितना है, अब ये देखिए पीए है सर पी नॉट ए इंटू काई ए, लिखिए पी नॉट ए इंटू का काई ए, और पीवी क्या है सर, पी नॉट बी इंटू का काई बी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया सर, हाँ क्यों नहीं होगा। अब क्या इसको चेंज भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। आप लोग पढ़े हैं पिछले ही लेक्चर, कुछ लेक्चर में बताए थे कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 आता है, काई ए प्लस काई बी का वैल्यू कितना है, 1। तो मान के चलिए इसको काई ए को चेंज करना है, काई ए को चेंज करना है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सर काई ए को लिख सकते हैं आप 1 माइनस का काई बी, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तब बताइए यहां से ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां से इसको उठा के सीधे यहां ले आ रहे हैं, तो सर पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए के जगह पे सर हो जाएगा 1 माइनस काई बी, फिर क्या है सर पी नॉट बी इंटू का, दिख रहा है ना आप लोग को, अच्छा सॉरी नहीं दिख रहा था, पी नॉट बी इंटू का काई बी। अब दोस्त ऐसा नहीं लग रहा कि सर इसको गुना होगा ये दोनों से, तो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए इससे गुना हुआ तो माइनस का पी नॉट ए इंटू का काई बी, प्लस में पी नॉट बी इंटू का काई बी, हो गया। अब इस दुन्नु में कौन सी कॉमन होगा बताइए, तो सर पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट ए, और काई बी कॉमन होगा तो प्लस में लिख सकते हैं काई बी, और पी नॉट बी, और यहाँ क्या है सर माइनस का पी नॉट ए। अब बताइए, ये डेरिवेशन आ गया इसका, राउट्स लॉ के फर्स्ट केस का डेरिवेशन है, ये राउट्स लॉ के फर्स्ट केस का डेरिवेशन है। अब बताते हैं कि पीए क्या है, ध्यान से देखिएगा, पीए क्या है, तो पीए है
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो फिर सर पी नॉट ए क्या है? तो पी नॉट ए है वही पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। पीबी क्या है सर? पीबी क्या है सर? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और पी नॉट बी समझ ही गए होंगे, प्योर बी का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आई होप कि वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा हमारा मन कर रहा है कि एगो न्यूमेरिकल करा देते हैं आप लोग को, तो मजा आ जाता थोड़ा सा, है ना? करा दे क्या एगो न्यूमेरिकल? हाँ समय है, भाई के पास समय है अभी, तो करा देते हैं। भाई मतलब मैं, योर टीचर, समटाइम्स यू कॉल्ड मी मास्टर। तो चलिए बताते हैं एक नंबर सॉल्व करते हैं, क्या टाइम चला जाएगा भाई, मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट पे एक नंबर का बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड A and B are 100 torr and 80 torr. If 2 moles of A mixed with 3 moles of B, then find the value of total pressure. Then find value of total pressure. एकदम इजी है। पहले आप लोग ट्राई करिएगा, इन्हें कि पहले मास्टर छापने लगे एकदम से। वीडियो को रोकिए और अपने से बनाइए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको जस्ट बताया गया है, इसी सब पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या आप लोग दिमाग नहीं लगाते, सीधे चल जाते हैं चैट जीपीटी में। ये काहेला दिया भगवान, तो यूज करिए इसको, और जितना यूज करिएगा ना उतना इसका पावर बढ़ता जाएगा। नहीं यूज करिएगा जंग लग जाएगा। ठीक है, तो ब्रेनमा का यूज करना बहुत जरूरी है भाई, ब्रेन को यूज करिए। ठीक है, कभी कभी भोजपुरी मिल जाएगा, हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब सर भोजपुरी बात कर सकते हैं। आई ऑल्सो टॉक इन अरबी, फ्रेंच, बट अभी हम हिंदी में बात करके आपको समझाएंगे, क्योंकि फ्रेंच बता देंगे बेहोश हो जाएगा आप लोग। चलिए देखिए, कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड। अच्छा, प्योर बता दिया कि प्योर लिक्विड ए और बी का प्रेशर कितना है। प्योर मतलब सर पी नॉट ए, प्योर लिक्विड का प्रेशर कितना है? 100 टॉर। अच्छा, ये टॉर से कंफ्यूजन हो रहा है क्या? टॉर प्रेशर का यूनिट है, एटीएम प्रेशर का यूनिट है, बार प्रेशर का यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। अब समझ में आ गया। बी का कितना है? तो सर बी का है 80 दिया है सर, 80 टॉर। हमसे पूछ रहा है टोटल प्रेशर। ओके टोटल प्रेशर पूछ रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ए का कितना दिया है? 2 मोल दिया है। बी का कितना दिया है? 3 मोल दिया है। अच्छा, मोल से हम लोग क्या निकाल लेंगे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं ना? मोल फ्रैक्शन क्या है बताओ बेहोश? मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो है, बताए तो थे। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसके मोल को ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल, हो गया मोल फ्रैक्शन। तो जैसे ए वाला का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए का मोल कितना? 2, और टोटल मोल 2 + 3 5। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कुछ नहीं सर और इजी है, ये 3 और टोटल मोल सर 5। हो गया, झमेला खत्म। ओके, और देखिए पी ए बराबर फॉर्मूला क्या था? पी नॉट ए इंटू का काई।
यही था ना, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका प्रेशर। तो देखिए पी नॉट ए का वैल्यू 100, ओके, का ए का वैल्यू 2/5, 5 से इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 20 दूना 40 टॉर, ओके। सेम ऐसने मतलब सेम ऐसे ही बी का नहीं निकाल सकते हम लोग, निकाल सकते हैं सर। पीबी बराबर कितना हो जाएगा, पी नॉट बी कितना है 80 इंटू काई बी 3/5 और 16 पंचे 80, 16 तिया 48। अब बताइए टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर टोटल प्रेशर तो यही बताए थे आप, पी ए प्लस पी बी। हाँ यही तो बताए थे। पी ए कितना आया सर 40 और पी बी कितना आया सर, वहां देखिए 48। आंसर कितना आ गया सर 88 टॉर। अच्छा अगर ऑप्शन रहेगा सर और नहीं पता है फॉर्मूला, ऑप्शन रहेगा और फॉर्मूले नहीं पता है सर, फॉर्मूले पता नहीं, एकदम दिमागे काम नहीं कर रहा है कि कौन सा फॉर्मूला बैठा है, तो उसके लिए एक तरीका मार देते हैं, मतलब तरीका बता देते हैं। जैसे अंठेकानी झटा मार दीजिएगा। देखिए कभी जो आंसर आएगा ना आपका, ए का जो प्योर प्रेशर कितना है 80 और बी का कितना है, बी का कितना है 100। तो टोटल प्रेशर जब होगा ना तो इस दोनों के बीच में आएगा। टोटल प्रेशर कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होगा या 80 से कम नहीं होगा, इसके बीच में ही आएगा। तो पहले चार ऑप्शन देखिए, 80 से कम है, 80 से कम है सीधे गलत कर दीजिए, 100 से ज्यादा है सीधे गलत कर दीजिए, इस दोनों के बीच में होगा। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एक दे देगा कि 80 से ज्यादा है, एक दे देगा सॉरी 80 से कम है, एक दे देगा कि 100 से ज्यादा है, और कोई ऐसा ऑप्शन दिखेगा कि दोनों के बीच में। अगर दो ऑप्शन है तब तो भाई इस फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है तो अपने माइंड में बैठा काहे इतना सॉल्व करेंगे, यही देख लेंगे कि सर अच्छा ये दोनों के बीच में आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मजा आया होगा आप लोग को, और मजा आ रहा है ना तो आप कमेंट करिए, एकदम बढ़िया बढ़िया स्वीट स्वीट कमेंट करिए, है ना, ताकि और एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक, हालांकि बढ़िया से पढ़ाइए रे भाई, मार्केट में देख रहे हैं आपके, देखिएगा यूट्यूब पे सब चीचा चीचा कर रहा है, आ रहा कुछ है ही ना, वैसे बोल रहा है झुट्टो का, 10 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएगा, बोलेगा हाँ हाँ धाए 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 मार दिया एकदम से, हाँ बच्चा लोग ऐसे करता रह गया। आपको बढ़िया से एकदम स्टेबल होके पढ़ना है ना भाई, फॉलो करिए पूरे साल तक, बेस्ट रिजल्ट की गारंटी हमारी है, और आपका भी दिल कहेगा कि नहीं सर अच्छा रिजल्ट होगा यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए। ठीक है, और चिल नहीं मतलब वो चिल वाला चिल नहीं, चिल मतलब आराम करिए।